हेलो एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन को जानेंगे और प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ फॉर्मूले भी जानेंगे। उनके बेस पर न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने हैं वो भी जानेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है वो भी जानेंगे। चलिए तो जुड़ जाइए थोड़ी देर के लिए मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या कह रहा है चलिए समझते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या कह रहा है, इसके बारे में बातें होंगी आज प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। प्रोजेक्टाइल मोशन को पहले छोटा सा शॉर्ट में जान लेते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। जब हम किसी एक ऑब्जेक्ट को उठाकर प्रोजेक्ट करते हैं, प्रोजेक्ट करने का मतलब हमने कोई चीज़ उठाई और ऐसे हवा में फेंक दी, किसी भी चीज़ को ऐसे उठा के हवा में फेंक दिया, तो वो क्या कहलाएगा, एक प्रोजेक्टाइल का ही एक एग्जाम्पल कहलाएगा। मतलब वो ऑब्जेक्ट कहलाता है प्रोजेक्टाइल और उसका मोशन कहलाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। हमने एक जैवलिन को थ्रो कर दिया, अरे अभी नीरज चोपड़ा को तो देखा होगा ना ओलंपिक में, उसने भी जैवलिन थ्रो किया था। तो जैवलिन थ्रो करने पर गोल्ड मेडल मिल जाता है, आपको भी प्रोजेक्टाइल मोशन सीखने पर गोल्ड मेडल मिल सकता है। तो चलिए खैर प्रोजेक्टाइल मोशन को अच्छे से समझिए। जब हम जैवलिन थ्रो करेंगे तो जैवलिन के थ्रो करने में भी वो भी कैसा है, प्रोजेक्टाइल ही है, और उस जैवलिन का जो मोशन होता है वो प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। जैवलिन प्रोजेक्टाइल कहलाएगा, जैवलिन का मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगा। एक हैमर थ्रो करोगे तो इसका मतलब उसका मोशन भी प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगा। एक पत्थर उठा के फेंक दोगे उसका मोशन भी प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगा। एक बॉल को उठाया ऐसे फेंक दिया उठा के, वो भी क्या कहलाएगा, एक प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगा। यानी एक ऐसा मोशन जिसमें कि किसी एक ऑब्जेक्ट के मोशन में ग्रेविटी के अलावा किसी और फोर्स का, ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा किसी और फोर्स का अब कोई लेना देना ना हो। एक बार प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करने के बाद उस पर ग्रेविटी के अलावा कोई और फोर्स अप्लाई ना हो रहा हो तो प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। देखिए दो तरीके का हो सकता है, या तो हम किसी प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली फायर कर सकते हैं। अगर हम इस प्रोजेक्टाइल को ऐसे हॉरिजॉन्टली फायर करेंगे तो यहाँ जाके गिरेगा ये प्रोजेक्टाइल। मतलब मान लीजिए कि आपने किसी एक बुलेट को, किसी एक राइफल से एक बुलेट को दाग दिया ऐसे करके, तो ये जो बुलेट यहाँ से चलेगी, ये बुलेट ऐसे जाना चाहती थी लेकिन ऐसे नहीं जाएगी। जैसे ही बुलेट बैरल से बाहर निकलेगी वैसे ही इस पर क्या लगने लगेगा, एक फोर्स लगने लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर। तो वो इसको सीधी नहीं जाने देगा बल्कि इसको नीचे ले जाएगा। मतलब आगे तो जाएगी ही जाएगी लेकिन साथ ही साथ ग्रेविटी के कारण नीचे भी आएगी। इसलिए बिल्कुल सीधी यहाँ ना जाकर ये ऐसे जाकर नीचे यहाँ गिरती है। तो इस मोशन को ही प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। इसमें दो तरीके के मोशन होते हैं, यानी एक तो बॉडी ने क्या किया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर की है, और एक बॉडी ने क्या किया है, वर्टिकल डिस्टेंस कवर की है। जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसने कवर की है वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के कारण कवर की होगी, और जो वर्टिकल डिस्टेंस कवर की है वो वर्टिकल वेलोसिटी के कारण कवर की होगी। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ, इसमें सिर्फ दो इक्वेशन लगेंगी, एक तो हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए और एक लगेगी आपकी वर्टिकल मोशन के लिए। हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए क्या लगी जाएगी, x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हमेशा जीरो रहता है, तो ए एक्स की वैल्यू जीरो रहेगी तो ये हो जाएगा आपका यू एक्स टी। बस एक इक्वेशन ये काम आएगी इस तरह के मोशन में। अगर प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली फायर किया तो एक इक्वेशन तो ये आएगी काम। इसमें मैंने ये x माना है, x एक्सेस के डायरेक्शन में चली गई डिस्टेंस को मैंने क्या माना है, x माना है, और y एक्सेस के डायरेक्शन में कवर की गई डिस्टेंस को y माना है। लेकिन इस और ग्रेविटी तो काम करेगी ही करेगी, तो ए वाई जो होगा यानी कि y की डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल होगा, और बॉडी जो है वो ये वाली इक्वेशन को फॉलो करेगी, ए वाई टी स्क्वायर, यानी y बराबर यू वाई। क्योंकि अगर आपने हॉरिजॉन्टली फायर किया है तो यू वाई 100% ज़ीरो होगा, तो ये ज़ीरो रहेगा, प्लस क्योंकि जब आप इसको ऐसे फायर कर रहे हो, सीधे फायर कर रहे हो, तो नीचे की ओर वेलोसिटी नहीं है, तो ए वाई की जगह पर क्या आ जाएगा, आपका जी आ जाएगा, और ये आपका फॉर्मूला ये बन जाएगा। इन्हीं फॉर्मूले से आपके इस तरह का कोई भी क्वेश्चन जो कि हॉरिजॉन्टली फायर किया गया क्वेश्चन होगा वो इन्हीं दो इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा बड़ी आराम से। अब इसके बाद बचा दूसरा एक और केस। एक केस में क्या होता है, उस दूसरे केस में आपको देखने को मिलेगा कि हमने प्रोजेक्टाइल को जब फायर किया तो हॉरिजॉन्टली फायर नहीं किया बल्कि हमने उसको हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बनाते हुए फायर कर दिया। तो अगर किसी एक प्रोजेक्टाइल को हम हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बनाते हुए फायर करेंगे u वेलोसिटी के साथ, तो उसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक ये वाला कंपोनेंट वेलोसिटी का, ये हो जाएगा आपका u cos थीटा, और ये हो जाएगा u sin थीटा। देखिए पूरी थ्योरी नहीं पढ़ाने की बात हो रही है, मैं एक्चुअली पूरी थ्योरी बताने के लिए आपको फिर समय उसमें और ज़्यादा लग जाएगा। हमारा मकसद है कि हम न्यूमेरिकल को कैसे टैकल करें, तो न्यूमेरिकल को टैकल करने के लिए आपको थ्योरेटिकल चीज़ें मैं समझ के चल रहा हूँ कि थोड़ी बहुत जानकारी आपने पहले से जुटा रखी होगी, है ना। तो थ्योरेटिकल जो बातें हैं वो समझना, जल्दी जल्दी उसको समझिए और फिर न्यूमेरिकल की टेक्निक पर आ जाएंगे कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करने हैं। तो यू एक्स हमारा कोई हो गया यू कॉस थीटा,
और यू वाई हो गया यू साइन थीटा। मतलब इस यू के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक ये यू कॉस थीटा, एक ये वाला यू साइन थीटा। तो जो ये वाला कंपोनेंट है ये इसको ऐसे हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ाएगा और ये वाला जो कंपोनेंट है इसको ऊपर उठाएगा। तो ये प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसे जा करके ऐसे गिरेगा, समझ रहे ना। आपने देखा होगा जैसे अगर मान लीजिए आप यहाँ से ऐसे करके जेवलिन को ऐसे थ्रो करते हैं तो यहाँ हॉरिजॉन्टल से आपने कुछ एंगल बनाते हुए ऐसे थ्रो कर दिया यहाँ से किसी चीज़ को, तो ये चीज़ ऐसे जा करके जब यहाँ से जाएगी तो ऐसे जाके ऐसे गिरेगी, ऐसे। यही प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, ठीक है। अब इस प्रोजेक्टाइल मोशन में ये जो होता है ये टर्म, जहाँ ये सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर पहुँचती है, इस टर्म को कहा जाता है मैक्सिमम हाइट। और ये वाला जो टर्म है इसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल रेंज। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको क्या कहा जाएगा, हॉरिजॉन्टल रेंज। और यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने का जो टाइम है, ये टाइम, इसको कहा जाएगा टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट मतलब ऊपर चढ़ने का टाइम। और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम है इसको कहा जाएगा टाइम ऑफ डिसेंट, यहाँ से यानी कि टाइम ऑफ डिसेंट। अब इसमें ये वाला जो टर्म है टाइम ऑफ एसेंट की वैल्यू, अगर मैंने इसको T1 लिया है और इसको टाइम ऑफ डिसेंट को T2 लिया है, तो T1 की वैल्यू का फॉर्मूला होगा u साइन थीटा अपॉन जी। देखिए ये फॉर्मूले आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इन फॉर्मूले के बगैर काम नहीं चलने वाला। इन्हीं फॉर्मूले के बेस पर तो हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। तो T1 की वैल्यू यानी टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला क्या बन गया, u साइन थीटा अपॉन जी। टाइम ऑफ एसेंट u साइन थीटा। और T2 का फॉर्मूला भी इतना ही हो जाएगा, क्योंकि किसी चीज़ को जाने में जितना टाइम लगता है वहाँ से वापस नीचे आने में भी उतना ही टाइम लगता है। तो T2 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। ये हो जाएगा आपका टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल, यहाँ से लेके जहाँ से उसको छोड़ा गया था और जहाँ वो पहुँचा वहाँ तक पहुँचने का जो टाइम होता है उसको कहा जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब इसमें टोटल टाइम ले जाएगा, मतलब ये भी और ये भी। तो यानी कि T1 बराबर T1 प्लस T2 हो जाएगा आपका ये। तो ये कितना हो जाएगा 2, मतलब कुल मिला के T1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी u साइन थीटा अपॉन जी प्लस u साइन थीटा अपॉन जी, पूरा मिला के आपका हो जाएगा ये 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो जब 2u साइन थीटा अपॉन जी आप लगाएंगे, देखिए तो कैपिटल T की वैल्यू जो है वो इतनी हो जाएगी। ये आ गया आपका 2u साइन थीटा अपॉन जी। इसको कहा जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। अब बचा एक और फॉर्मूला, किस चीज़ का, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू, यानी इसको r से प्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। और एक और टर्म बचा इसमें हमारे पास क्या, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हो जाएगा क्या, h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यानी आपको सारे फॉर्मूले मैंने बता दिए, इसमें जो जो फॉर्मूले अप्लाई हो सकते हैं वो फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं। आप इन फॉर्मूलों को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद अब आगे हम एक दो न्यूमेरिकल्स करके आपको बताएंगे कि कैसे न्यूमेरिकल में इन फॉर्मूलों को इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद हमारी अगली जो वीडियोस आएंगी वो फिर डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स पर ही होंगी। अगर आपको ये फॉर्मूले याद रहेंगे तो उन वीडियोज़ को समझना आपके लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल, चलिए एक न्यूमेरिकल लेते हैं। मान लीजिए आपको कहा गया है कि हमने एक शेल को फायर कर दिया, कितने एंगल के साथ, मिटा देता हूँ उसको ना। देखिए मान लीजिए हमसे कहा गया कि हमने किसी एक गोले को दाग दिया, यहाँ से कितने वेलोसिटी के साथ, यहाँ से हमने इसको दाग दिया 100 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ। कितना एंगल बनाते हुए, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए हमने इसको फायर कर दिया। और अब आपसे उसने पूछ लिया कि बताओ अगर 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी देकर किसी एक शेल को फायर कर दिया जाए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से, इसी को तो हॉरिजॉन्टल कहते हैं ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कितना एंगल बनाते हुए, 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए। तो आपसे पूछ लिया बताइए कि इसका टाइम ऑफ एसेंट क्या होगा। तो पहला ही क्वेश्चन बन गया सीधे सीधे, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अगर हम बात करें कि 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से 30 डिग्री के एंगल पर एक प्रोजेक्टाइल को फायर कर दिया, तो बताओ टाइम ऑफ एसेंट कितना होगा। तो मैंने आपको बताया ना टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला T1 बराबर u साइन थीटा अपॉन जी। तो बस सीधे सीधे u कितना 100, साइन थीटा की वैल्यू आप रख दीजिए साइन 30 और अपॉन जी कितना 9.8 लेते हैं वैसे, लेकिन मैं फिलहाल यहाँ 10 लेके चल रहा हूँ। बट आपको जब तक क्वेश्चन में कहा ना गया हो कि 10 लेना है तब तक आपको 9.8 ही लेके चलना है। तो इसका मतलब 10 से इसको कटा दिया, कितना हो जाएगा 10 × 1/2 मतलब कितना आ जाएगा 5।
सेकंड, ठीक है ना, तो 5 सेकंड लगेंगे इसको यहाँ से ऊपर तक जाने में लगने वाला समय। अब इसी को दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि बताओ इसको हाईएस्ट पॉइंट तक पहुँचने में कितना टाइम लगा होगा, तो अपने हाईएस्ट पॉइंट तक पहुँचने में इसको कितना टाइम लगेगा, 5 सेकंड लगेंगे। अगर जी को 10 ले रहे हैं, वैसे 9.8 लेके चलना है आपको। अगर कह दिया हो क्वेश्चन में कि जी को 10 ले लो तो फिर कोई समस्या ही नहीं है, ठीक, जी को 10 लेके भी काम कर सकते हैं। फिर मान लीजिए हमसे पूछा इसी क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन, मतलब एक सिचुएशन पे मैं आपको 5 क्वेश्चन बता दूंगा। तो उन 5 क्वेश्चन में देखिए अगर आपसे पूछ लिया गया कि टाइम ऑफ डिसेंट बताओ, तो हम जानते हैं कि टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट सेम होते हैं। तो टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट होता है, इसलिए टाइम ऑफ डिसेंट भी उतना ही आ जाएगा, कितना, 5 सेकेंड। तो देखिए 2 हो गए। अगर थर्ड क्वेश्चन मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया कि टाइम ऑफ फ्लाइट बता दीजिए, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आप क्या करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट आप जानते हैं कि टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट के इक्वल होता है, या सीधे फॉर्मूला लगा दीजिए 2u sin थीटा अपॉन जी। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u sin थीटा अपॉन जी, तो 2u की वैल्यू कितनी है 100, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 30, अपॉन में जी कितना है 10, तो रख दीजिए वैल्यू 2 इंटू 100 इंटू 1/2 अपॉन में कितना 10, इस 2 से 2 गया, कुल मिला के कितना जाएगा 10 सेकेंड। और आना ही चाहिए क्योंकि टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट को जोड़कर ही तो टाइम ऑफ फ्लाइट बनता है। तो 5 सेकेंड टाइम ऑफ एसेंट, 5 सेकेंड टाइम ऑफ डिसेंट, दोनों को जोड़कर 10 सेकेंड टाइम ऑफ फ्लाइट। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज की। चौथा क्वेश्चन पूछ लिया कि बताइए इस प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला मैंने आपको बताया u² sin 2 थीटा अपॉन जी। इसका मतलब u की वैल्यू रख दीजिए, u कितना है 100 का स्क्वायर, साइन 2 थीटा की वैल्यू रख दीजिए 30 डिग्री, अपॉन में जी की वैल्यू रख दीजिए 10। तो r बराबर कितना हो जाएगा u² मतलब 10,000 इंटू साइन 60, ये क्या बन जाएगा 2 इंटू 30 मतलब साइन 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, और ये वाला 10 तो नीचे है ही है, इससे ये कैंसिल। तो r बराबर कितना आ जाएगा 5000√3 मीटर। हॉरिजॉन्टल रेंज की ऐसा यूनिट क्या होगी, मीटर, क्योंकि रेंज तो लंबाई ही है ना, तो रेंज की यूनिट वही यूनिट जो लंबाई की यूनिट, इसका मतलब रेंज जो है वो कितनी हो जाएगी 5000√3। 4 क्वेश्चन हो गए। तो देखिए एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बन गए, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो आपको मैंने पहले फॉर्मूले बताए और थ्योरी आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने पहले से भी पढ़ी हुई होगी, तो आप बुक से भी थ्योरी को थोड़ा पढ़िए और बुक से पढ़ने की आदत डालिए, और फिर रीड करने के बाद सोचिए उसके बारे में कि क्या पढ़ा था, क्या जाना था, क्या सीखा था, और फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। वीडियोस को बस फॉलो करते रहिए, आपको न्यूमेरिकल तो बहुत इजी लगने लगेंगे। उंगलियों आपको लगेगा कि बस ऐसे हमने न्यूमेरिकल देखा और ऐसे सॉल्व कर दिया। तो पूछा क्या गया अगले में, मैक्सिमम हाइट क्या पूछी गई है। एक और मान लीजिए 5वां क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि भैया मैक्सिमम हाइट बताओ कितनी होगी इसकी, यानी कि ये जो प्रोजेक्टाइल जा रहा है ये सबसे ऊंचाई पर कहाँ होगा, यानी ये मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा अभी, u² sin² थीटा अपॉन 2g। इसका मतलब u की वैल्यू फिर रखिए, u का स्क्वायर 100 का स्क्वायर, sin² थीटा मतलब sin 30 का स्क्वायर, क्योंकि sin² थीटा का हो या sin थीटा का होल स्क्वायर का हो, बात एक ही होती है। अपॉन में कितना है यहाँ 2g, तो u का अपॉन में कितना 2 इंटू जी की वैल्यू रख दीजिए 10, तो ये कितना हो जाएगा 100 का स्क्वायर मतलब 10,000। देखिए तो ये कितना हो जाएगा 10,000, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर 1/4, और अपॉन में कितना 2 इंटू 10। इस 10 से ये 10 क्या हो जाएगा कैंसिल, इस 2 से ये 1000 कितना हो जाएगा कैंसिल, 5000 मतलब 500 अपॉन 10,000 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4, और अपॉन में 2 इंटू 10 था ही पहले से, तो 10 से 10 कटा दिया, 2 से 1000 कटा 500 को 4 से डिवाइड कराएंगे तो कितना आ जाएगा 250/2, यानी कि कटाने के बाद और फिर कटाएंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 125 क्या मीटर। तो हाइट भी तो क्योंकि मीटर में ही होती ना, तो मैक्सिमम हाइट कितनी आ जाएगी 125 मीटर। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के फॉर्मूले भी समझ में आए होंगे, और इन फॉर्मूलेस को आप क्या कर लीजिए याद कर लीजिए, क्योंकि इस बार जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो फॉर्मूले के बेस पर ही होंगे। अगर आपने फॉर्मूले अच्छे से याद किए हुए हैं और आपने टॉपिक को सही से समझा हुआ है, बड़ी आराम से आप ऑब्जेक्टिव पेपर को टैकल कर सकेंगे।
तो जितने MCQ बेस्ड पेपर कोई भी हो, चाहे वो केवल आपका बोर्ड का पेपर हो, चाहे वो JEE का पेपर हो, चाहे वो नीट का पेपर हो, हर एक पेपर को टैकल करने के लिए यही एक टेक्निक है कि आप पहले थ्योरी को अच्छे से पढ़िए और फिर उसके बाद उसके फॉर्मूले जो हैं उनको नोट डाउन करके अपनी कॉपी में बार बार उनको रिवाइज करिए, रिपीट करिए और फिर जैसे ही क्वेश्चन आए तो उनमें उन फॉर्मूले को अप्लाई करिए। मैंने आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दे करके आप प्रोजेक्टाइल मोशन का एक ही क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन समझा दिए। और आने वाली वीडियोज़ में हम लोग अलग अलग क्वेश्चंस भी कर लेंगे और डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस भी कर लेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के। तो उम्मीद है कि आपको बहुत समझ आ रही होंगी चीज़ें और आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अपने फ्रेंड्स में इन वीडियोज़ को शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो का आनंद मिलता रहे। वेरी वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग।